नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनुप। साथियों, कल्पना कीजिए कि पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव, हॉर्मुज जलडमरू, मध्य पर मंडराता संकट और वैश्विक बाजार में गिरती बढ़ती कीमतें, इन सबका असर सीधे भारत और नेपाल के किसानों के धान की खेती के ऊपर पड़ सकता है। सुनने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन आज के वैश्विक अर्थव्यवस्था में यही वास्तविकता है। दुनिया के एक हिस्से में लिया गया आर्थिक या रणनीतिक निर्णय हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे देश के किसान, उपभोक्ता और सरकार को प्रभावित कर सकता है। इसी संदर्भ में हाल ही में नेपाल सरकार ने भारत से रासायनिक खाद्य आयात की अपनी प्रस्तावित मात्रा को 80,000 से घटाकर 50,000 टन कर दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में इसे भारत के लिए एक झटका माना जा रहा है। भारत नेपाल व्यापारिक संबंधों में बदलाव के संकेत के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन क्या वास्तविकता में ऐसा ही है? क्या नेपाल भारत पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक या कूटनीतिक कारण है, या फिर यह केवल वैश्विक बाजार में गिरती कीमतों और बदलती खरीद रणनीति का परिणाम है? आज के इस वीडियो में हम नेपाल के खाद्य आयात के फैसले, उसके आर्थिक कारण, वैश्विक परिप्रेक्ष्य, भारत नेपाल व्यापार संबंधों और इसके संभावित प्रभाव को सरल भाषा में विस्तार पूर्वक समझेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और वीडियो को आप समय पर देख सके। साथियों, वीडियो को देखते हुए इस मुद्दे से संबंध में अगर किसी भी प्रकार के विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, और आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन पर है। होर्मुज खुला, नेपाल ने भारत को झटका दिया, खाद्य आयात का नया प्लान। समाचार पत्रों को देख लेते हैं। दो समाचार पत्र हैं, काठमांडू पोस्ट और रतोपति। काठमांडू पोस्ट लिखता है, नेपाल ट्रिम्स इंडिया फर्टिलाइजर इंपोर्ट प्लान टू 50,000 टन्स एज अ ग्लोबल प्राइस ईज। डिसीजन कम एज अ प्राइस फॉल एंड प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी इज रिवाइज्ड, बट फार्मर कंटिन्यू टू फेस प्रेशर ड्यूरिंग द पीक पैडी प्लांटिंग पीरियड। रतुपति लिखता है, नेपाल फाइनलाइज 50,000 मेट्रिक टन केमिकल फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो चलिए इसी पर हमारी चर्चा हो, लेकिन उसके पहले आप अपने स्क्रीन पर थोड़ा सा इस मैप को ध्यान से देखिए। साथियों, ये ईरान है, ये सऊदी अरबिया है, ये इराक है, इधर ओमान है, और ये जो आपको दिख रहा है वो स्ट्रेट है जिसको कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट या हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बीच में जो है का क्षेत्र हम समझते हैं। ये आपको इंडिया दिख रहा है, ये नेपाल दिख रहा है, नेपाल के उत्तर में चाइना, नेपाल के दक्षिण पश्चिम और पूरब में अगर हम बात करें तो भारत है। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, और नेपाल की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कहा जाता है कि नेपाल सबसे ज्यादा अगर भारत के ऊपर निर्भर है तो कहीं ना कहीं उसका भूगोल उसके लिए बहुत ज्यादा जो है वह प्रभावकारी है। नेपाल का दूसरा विकल्प जो कि चीन बन रहा है, लेकिन नेपाल के लिए चीन का विकल्प काफी महंगा है, क्योंकि अगर वो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चीन के माध्यम से करेगा तो आप इस बात को ध्यान देखिए कि ये बहुत लंबा रूट होगा, जिससे उसका ट्रांसपोर्टेशन से लेकर सारे के सारे खर्च जो है वो बढ़ जाएंगे। साथियों, सबसे पहले हमें समझना है कि नेपाल को अतिरिक्त खाद की आवश्यकता क्यों पड़ी। साथियों, नेपाल एक कृषि प्रधान देश है, जहां बड़ी आबादी खेती के ऊपर निर्भर है। देश के लगभग 14 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती की जाती है, और धान नेपाल की खाद्य सुरक्षा का ऋण माना जाता है। नेपाल के लोगों के द्वारा उपभोग किए जाने वाले कुछ अनाज में चावल की हिस्सेदारी लगभग 67% यानी कि 67% है। इसलिए यदि धान की फसल प्रभावित होती है तो उसका असर सीधे देश की खाद्य सुरक्षा और खाद्य कीमतों के ऊपर जो है वो पड़ता है। इसी बीच 2026 में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और संघर्ष ने वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता पैदा कर दी। चाहे बात हम तेल शिपिंग की करें, चाहे बात हम आपूर्ति श्रृंखला की करें, इन सभी बातों को लेकर चिंताएं काफी ज्यादा बढ़ चुकी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक बाजार में भी कीमतों में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। नेपाल सरकार को आशंका है कि यदि स्थिति में भी और ज्यादा बिगड़ रही है तो भविष्य में खाद की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है, कीमतें और ज्यादा बढ़ सकती। चूंकि उस समय नेपाल में धान रोपाई का मौसम जो है इस समय चल रहा है और काफी नजदीक आ रहा है, इसलिए सरकार ने अग्रिम तैयारी करने का निर्णय लिया, और इसी उद्देश्य से मई 2026 में नेपाल सरकार ने भारत सरकार से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी कि जी टू जी, सरकार से सरकार व्यवस्था के तहत उर्वरक खरीदने का फैसला किया था। शुरुआत में नेपाल सरकार ने लगभग 1.5 लाख टन उर्वरक की मांग रखी थी। बाद में आवश्यकता, उपलब्धता और खरीद रणनीति को देखते हुए इसे घटाकर 80,000 टन उर्वरक आयात करने की योजना को मंजूरी दी। उस समय नेपाल का मुख्य उद्देश्य यही था कि किसी संभावित संकट से पहले पर्याप्त खाद्य भंडारण सुनिश्चित कर लिया जाए, ताकि धान की खेती प्रभावित ना हो और किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध करा जा सके। अब इसी बीच में ईरान और अमेरिका के बीच का तनाव जो है वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट का मामला जो है वो शांत होता नजर आ रहा है, और हॉर्मुज स्ट्रेट का मामला जब शांत होता हुआ नजर आ रहा है तो नेपाल ने कहा कि चलो ठीक है, 1.5 लाख से 80 से 50,000 तक हम लेकर आ जाते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट का खाद्य और उर्वरक से क्या संबंध। साथियों, दरअसल इसका संबंध सीधा और बहुत महत्वपूर्ण है। हॉर्मुज जलडमरू मुद्र
दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक, जहां फारस की खाड़ी और अरब सागर और आगे के वैश्विक समुद्री मार्ग जो हैं वो आपको जुड़ते हुए नजर आते हैं। संयुक्त अरब आपका सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर, इराक, ईरान जैसे ऊर्जा उत्पादक देश का बड़ा हिस्सा अगर हम बात करें तो यहां आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा, जो कि हमने मैप में आपके साथ चर्चा किया था। अब ये सारी कंट्रीज वो हैं जो कि विश्व स्तर पर तेल और गैस का निर्यात करती है, और तेल तेल और गैस का निर्यात होता है तो इसी मार्ग से आपको देखने को मिलता है। इधर आपका अरब सागर है, इधर आपकी फारस की खाड़ी आपको देखने को मिलेगा। दुनिया का तेल और प्राकृतिक गैस व्यापार का हमने कहा कि एक बहुत ही बड़ा हिस्सा प्रतिदिन इसी स्ट्रेट से होकर गुजरता है। अब इसे उर्वरक से अगर लेकर हम समझें तो साथियों, यूरिया, अमोनिया, डैप यानी कि डीएपी जैसे उर्वरकों के उत्पादन में प्राकृतिक गैस और पेट्रो रासायनिक उत्पादों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर उर्वरक उद्योग के ऊपर देखने को मिलता है। जब हॉर्मुज स्ट्रेट पर तनाव या अवरोध की आशंका पैदा होती है तब वैश्विक बाजार में कई तरह की चिंताएं बढ़ जाती। तेल और गैस की कीमतें बढ़ने लगती, समुद्री परिवहन और बीमा लागत महंगी हो जाती, उर्वरक उत्पादन की लागत बढ़ जाती, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतों पर दबाव आ जाता है। और यही कारण है कि पश्चिम एशिया में अगर किसी भी प्रकार का तनाव आता है तो पश्चिम एशिया के इस तनाव का प्रभाव जो है विश्व के सभी देशों के ऊपर देखने को मिलता है। और यही कारण है कि पश्चिम एशिया में जो तनाव बढ़ा, इस तनाव का प्रभाव नेपाल सहित देश के कई हिस्सों में देखने को मिला। और ये समझ में आने लगा कि आने वाले महीनों में खाद महंगी हो सकती है और उसकी आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इसी अनिश्चितता को देखते हुए नेपाल ने पहले ही अतिरिक्त उर्वरक खरीदने की योजना बनाई ताकि किसानों को किसी संभावित संकट का सामना ना करना पड़े। अब ध्यान ये देना है कि अगर योजना बनाई तो अचानक ऐसा क्या हो गया, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि नेपाल को अतिरिक्त खाद की आवश्यकता थी, मई में इसने 1.5 लाख टन की बात की, फिर उसके बाद 80,000 पर आया और फिर 50,000। ऐसा क्यों हुआ? साथियों, इसके पीछे मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो आर्थिक और बाजार संबंधी कारण बताए जा रहे हैं। जब नेपाल ने अतिरिक्त उर्वरक खरीदने का निर्णय लिया था तो उस समय पश्चिम एशिया में तनाव काफी ज्यादा था। उर्वरक आपूर्ति बाधित होने की आशंका बहुत ज्यादा थी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता बहुत ज्यादा थी। लेकिन बाद के महीनों में स्थिति अपेक्षा से अधिक स्थिर रही और उर्वरकों की कीमतों में कुछ नरमी देखने को मिली। नेपाल के कृषि मंत्रालय का मानना है कि यदि वैश्विक कीमतें नियंत्रित रहती हैं तो निजी आयातक भी दोबारा बाजार में सक्रिय हो सकते हैं और आवश्यक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध करा सकते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को पहले जितनी बड़ी मात्रा में सीधे खरीद करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। दूसरा, अगर हम कारण देखें तो वित्तीय दबाव भी जो है एक बहुत बड़ा कारण आपको देखने को मिले। उर्वरकों की सरकारी खरीद पर नेपाल सरकार को लगभग 7 अरब नेपाली रुपए खर्च करने पड़ते हैं। नेपाल जैसी अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बहुत बड़ा वित्तीय बोझ है। सरकार को केवल उर्वरक खरीदना नहीं होता है, बल्कि उसका भंडारण करना, उसका परिवहन करना, किसानों तक वितरण करने की आवश्यकता पड़ सकती है या पड़ती भी। इसलिए यदि बाजार में आपूर्ति सामान्य रहने की संभावना अगर दिखाई देती है तो सरकार स्वाभाविक रूप से अपने खर्च को सीमित रखने का प्रयास करती है। यही वो बिंदु है जहां कई मीडिया रिपोर्ट की व्याख्या और वास्तविक स्थिति में अंतर दिखाई देता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार नेपाल ने भारत से उर्वरक आयात पूरी तरह से बंद नहीं किया, उसने केवल प्रस्तावित मात्रा को कम किया। भारत अब भी नेपाल के लिए एक महत्वपूर्ण और भरोसेमंद उर्वरक आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। इसलिए फिलहाल इस निर्णय को भारत के खिलाफ किसी राजनीतिक संदेश या कूटनीतिक तनाव के रूप में या द्विपक्षीय संबंधों के गिरावट के रूप में देखना उचित नहीं होगा। अधिक सटीक रूप से कहें तो यह बदलती वैश्विक कीमतों, बाजार की परिस्थितियों और नेपाल की वित्तीय प्राथमिकताओं के आधार पर लिया गया एक आर्थिक निर्णय प्रतीत होता है। अब बात आते हैं भारत की भूमिका को लेकर। साथियों, भारत और नेपाल के संबंधों के बीच में अगर हम बात करें तो भारत और नेपाल के बीच कृषि और आर्थिक सहयोग कोई नई बात नहीं। दोनों देशों के बीच में दशकों से गहरे व्यापार और आपूर्ति संबंध रहे। भारत लंबे समय से नेपाल को कई आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करता है, जिनमें प्रमुख रूप से उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्यान्न, दवाइयां, अन्य आवश्यक सामग्री। भौगोलिक निकटता, खुली सीमा, मजबूत व्यापारिक संपर्कों के कारण भारत नेपाल के संपर्क जो है सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारों में से भारत जो है वो नेपाल का है। उर्वरकों के मामले में भी नेपाल ने भारतीय सरकारी कंपनी राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी कि आरसीएफ की कीमतों और आपूर्ति प्रस्ताव को स्वीकार किया। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि भारत और नेपाल के बीच हुआ समझौता समाप्त नहीं हुआ। साथियों, दरअसल ये समझौता रद्द नहीं किया गया है, नेपाल ने केवल प्रस्तावित मात्रा को कम कर दिया है। जैसा कि मैंने कहा कि मई में 1.5 लाख टन की मांग थी, वो घट के 80 और फिर 50,000 टन तक जो है वो आ गई।
इसका अर्थ यह है कि नेपाल अब भी भारत पे एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत को देख रहा है और भारत की बड़ी मात्रा में भारत से वो जो है वो उर्वरक खरीद रहा है। इसलिए वर्तमान घटनाक्रम को भारत नेपाल संबंधों के किसी नकारात्मक बदलाव के बजाय बदलती बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप किए गए एक व्यवहारिक आर्थिक समायोजन के रूप में समझना जरूरी है। तो साथियों, नेपाल के द्वारा भारत से खाद्य आयात की मात्रा घटाने को केवल अगर हम बात करें तो व्यापारिक समाचार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह किसी राजनीतिक टकराव या कूटनीतिक विवाद या भारत नेपाल संबंधों में आई किसी बड़ी दरार की कहानी नहीं है। असल कहानी इसके बीच में भी अगर देखें तो बहुत बड़ी है और ये कहानी है वैश्विक उर्वरक बाजार की, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव की, हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके रणनीतिक समुद्री मार्ग की और किसानों की जरूरतें की, खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों की। साथियों, आप अपने स्क्रीन पर ये मैप देखिए जो कि जियो पॉलिटिक्स और फूड सिक्योरिटी को लेकर है। अगर हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल अगर हम बात करें तो यहां से पास होता है। अगर यहाँ किसी भी प्रकार का इफेक्ट होता है तो सीधे पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के जो उत्पाद है, जैसे कि हम फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हैं, इन सभी को जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। और अगर ये प्रभावित हो रही तो कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्य सुरक्षा भी जो है वो बहुत बुरी तरह से जो है वो प्रभावित होगी और इसका प्रभाव जो है वह किसानों के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। साथियों, इस समय अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजर्स किसानों की जो है वो सबसे बड़ी मांग है। क्यों? क्योंकि अगर वो किसी भी प्रकार से खेती कर रहे हैं तो फर्टिलाइजर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और फर्टिलाइजर अगर सही समय पर ना मिल पाए तो कहीं ना कहीं इससे उत्पादन प्रभावित होगा और उत्पादन प्रभावित होगा तो खाद्य संकट देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये फूड क्रॉप्स के लिए, फूड के सिक्योरिटी के लिए शॉर्टेज रिस्क जो है वो बहुत सारा, या जो भी फार्मर्स अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर है उन सभी के लिए जो है ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। नेपाल ने परिस्थितियों को देखते हुए अपनी जो खरीद रणनीति है, इस खरीद रणनीति में जो है बदलाव किया है और उसने भारत से खरीद बंद नहीं किया, बल्कि बदलते बाजार और वित्तीय परिस्थितियों के अनुसार मात्रा को समायोजित किया। और ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हमें ये बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाता है कि आज की दुनिया पहले से कहीं अधिक अधिक जो है परस्पर जुड़ी हुई। पश्चिम एशिया में संघर्ष हो सकता है तो उसका असर ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है, ऊर्जा की कीमतों पे उर्वरकों को प्रभावित कर सकता है और अंततः उसका प्रभाव हजारों किलोमीटर दूर नेपाल के किसानों और दक्षिण एशिया के खाद्य सुरक्षा तक पहुंच सकता है। और यही आधुनिक वैश्वीकरण की वास्तविक तस्वीर है, जहां एक क्षेत्र की घटना दुनिया के दूसरे हिस्सों के खेत, बाजार और आम लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा को अब अलग अलग विषयों के रूप में समझना जो है एक बहुत बड़ी भूल होगी, बल्कि एक दूसरे से जुड़े मुद्दे के रूप में समझना आज समय की मांग है। आज ये आवश्यक हो गया है कि हम सभी मुद्दों को जो है वो एक साथ जोड़कर देखें और सभी मुद्दों को एक साथ जोड़कर ही जो है इस पर चर्चा करें। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको बहुत समझ में आया होगा और आपके विचार इस पर क्या हैं? आप क्या कह रहे हैं? क्या नेपाल सरकार के द्वारा लिया यह फैसला जो है वह नेपाल के किसानों के लिए खाद्य संकट उत्पन्न कर सकता है? आप अपने विचार को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट के माध्यम से अपने विचार पहुंचाइए और लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।